हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, कल मैंने इन्फोसिस के ऊपर एक वीडियो बनाया था और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से उनके रिजल्ट्स में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। टीसीएस के रिजल्ट्स के केस में थोड़ी बहुत पॉजिटिव चीज़ें हमें सुनने को मिली थी, लेकिन इन्फोसिस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। और इसके बाद जो है पूरे आईटी इंडेक्स में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और इन्फोसिस का स्टॉक जो है करीब 11% तक गिर गया। हालांकि उसके बाद हमें थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिली और आज आईटी इंडेक्स में हमें जो है थोड़ा सा जो एक संभलता हुआ दिखा और इन्फोसिस लगभग फ्लैट रहा, कुछ स्टॉक्स नीचे रहे और कुछ स्टॉक्स ऊपर भी रहे। एचसीएल टेक, कोफोर्ज और विप्रो जो है करीब 1.5 से 3% का वो पॉजिटिव में रहे और टीसीएस जो है मार्जिनल जो है नीचे रहा। तो क्या इस लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि इन्फोसिस का स्टॉक जो है बॉटम आउट हो गया है? क्या यहाँ से रिकवरी होगी? इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही हम इस बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट आने के बाद ब्रोकर्स का क्या ओपिनियन है इन्फोसिस के बारे में। क्या वो अब उन्होंने क्या अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है या उसमें कुछ चेंज किया है और क्या हैं उनके नए टारगेट्स। इसके अलावा मैं आपके साथ एक और चीज़ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि अगर हमें मई के महीने के लिए ऑप्शंस में एक इंडेक्स में स्ट्रैटेजी में पोजीशन लेनी हो तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी में ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में मैं एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या इन्फोसिस में अब बॉटम आउट हो चुका है? देखिए दोस्तों, अगर आप देखिए इन्फोसिस ने करीब जनवरी 2022 में जो है ऑल टाइम हाई बनाया था 1929 का और उसके बाद से आप देखिए स्टॉक में लगातार धीरे धीरे करेक्शन हो रहा है और हम करीब 30% से ज़्यादा का गिर चुके हैं। अब आप इमेजिन करिए दोस्तों, अगर आपने उस लेवल पर 2021-22 में इन्फोसिस में पैसे लगाया जबकि मार्केट ऊपर जा रहा था, ऑल टाइम हाई पे जा रहा था, लोग 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 निफ्टी की बात कर रहे थे और सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे। उस वक्त उस बुलिश सेंटिमेंट में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपका सिर्फ 65,000 रुपया ही बन जाता, आपको 35,000 का लॉस होता। और यही चीज़ मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं। देखिए, ब्लू चिप स्टॉक में भी 30 से 40% की गिरावट हो सकती है। अब आप सोचिए, अगर आप 1.5-2 साल पहले जाइए और सोचिए किसने सोचा था कि इंडिया की जो टॉप 10 में कंपनी आती है उसके स्टॉक प्राइस में इतने बुल मार्केट में जो है 30% की गिरावट हो जाएगी। तो ये तो अभी सिर्फ आईटी स्टॉक्स और इन्फोसिस का नंबर आपको दिख रहा है, ऐसे कई बड़े बड़े नामी स्टॉक का नंबर भी जल्दी ही आएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि ब्लू चिप स्टॉक्स में 30-40% की गिरावट होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मानेंगे नहीं, तब तक आपको बड़े लॉसेस होते रहेंगे। जिस दिन आपने ये मान लिया कि नहीं, बड़े से बड़ा स्टॉक भी 30 से 40% गिर सकता है, उस दिन ही आप अच्छा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना शुरू करेंगे। और जहाँ तक मिड कैप और स्मॉल कैप का सवाल है, वो भी मैं लगातार आपके साथ शेयर करता हूँ कि 80 to 90% की गिरावट होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपने पिछले 1.5-2 साल बुलिश मार्केट को ही देखा है, आपने अभी बेरिश मार्केट को नहीं देखा है और ये इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या स्टॉक का बॉटम हो गया है और ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में। आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद लगभग सभी बड़े ब्रोकर्स और ब्रोकरेज हाउसेस ने जो है इसमें अपने चेंजेस किए हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली आप देखिए उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मोर और लेस मेंटेन रखा है। कुछ लोगों ने बाय से न्यूट्रल कर दिया है, लेकिन सेल रेटिंग अभी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने टारगेट्स लगभग सभी ब्रोकर्स ने थोड़े नीचे कर दिए। तो मैं आपके साथ बताता हूं कि ब्रोकर्स ने इन्फोसिस में क्या रेटिंग और टारगेट दिए हैं। तो सबसे पहले हम जेफरीज की बात करते हैं। उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है। उनका पहले का जो टारगेट था रिजल्ट आने से पहले वो 1770 का था, अब उन्होंने लोअर करके 1570 कर दिया है। और सिटी ग्रुप ने भी बाय रखा है, पहले बाय था, अब बाय से वो न्यूट्रल कर दिया है उन्होंने और उन्होंने अपने टारगेट को कट करके 1665 से 1400 कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म रेटिंग पहले उनकी थी, अब उन्होंने न्यूट्रल कर दिया है। टारगेट को उन्होंने 1760 से डाउन करके 1240 कर दिया है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल है और 1700 उनका पुराना टारगेट था, अब उन्होंने 1200 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट थे पहले,
1625 का उनका टारगेट था, अभी भी वो ओवरवेट है और 1475 का टारगेट रखा हुआ है। बीएनपी पारिबास ने बाय रेटिंग पहले रखा हुआ था, उनका टारगेट था 1765 और अब वो उन्होंने टारगेट को मार्जिनली लोअर कर दिया है 1675। और मैक्वायर ने भी आउट परफॉर्म था, उनका पहले का टारगेट 1700 का था और अब उन्होंने उसको न्यूट्रल कर दिया है 1400। तो किसी ने भी सेल रेटिंग नहीं दी है इन्फोसिस में, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने अपने टारगेट्स को कट कर दिया। तो ये भी एक तरीके से बेयरिश सेंटिमेंट होती है। तो क्या अब इस स्टॉक में बॉटम आउट हो गया है? देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो ये कि बॉटम होने के क्या साइंस होते हैं। पहली चीज़ कि ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज उस पर सेल रेटिंग देते हैं और जब वो मास में सेल रेटिंग देते हैं तभी बिग सेल ऑफ होता है, तभी स्टॉक में वैल्यू मिलती है। तो अभी तो ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। दूसरा जो है कि अगर आप स्टॉक के चार्ट को देखें तो स्टॉक बहुत धीरे धीरे सुस्त रफ्तार से गिर रहा है, बीच में गिरता है, थोड़ा भी चढ़ता भी है, फिर गिरता है। तो लोगों को पैनिक नहीं आ रहा है। जब तक स्टॉक में पैनिक नहीं आता है तब तक जो आखिरी जिसे वॉल्यूम क्लाइमैक्स कहते हैं वो तब तक नहीं बनता है। तो ये दोनों इंडिकेटर तो हमें ये बता रहे हैं कि अभी इसकी सेलिंग ओवर नहीं हुई है। और जैसा कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि ब्लू चिप में हमें ऑल टाइम हाई से 40 to 50% नीचे वैल्यू मिलनी शुरू होती है। तो अभी तो हम करीब 32-33% के आसपास ही इन्फोसिस में गिरे हैं, तो अभी यहाँ से और भी ज़्यादा गिरने के स्कोप है। तो ये तो हो गया एक टेक्निकल सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर्स जो हमें बताते हैं कि सेलिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन इसके अलावा अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि अगर FY25 की अर्निंग्स लें तो अभी भी इन्फोसिस जो है 21 से 22 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, जिसको हम चीप नहीं कह सकते। इस लेवल पर आपको स्टॉक में वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसको और भी नीचे गिरना है। 15-16 टाइम्स जब वो ट्रेड होना शुरू हो तभी हम कह सकते हैं कि इसमें वैल्यू मिलेगा। तो मेरा जो आकलन है वो ये है कि इस स्टॉक में अभी गिरावट नहीं हुई है पूरी तरीके से, और जो साइंस मैंने आपके साथ पहले शेयर किए, जब तक वो हमें नहीं देखने को मिलता है हम नहीं कंफर्म कर सकते कि बॉटम बना है इसका। अब ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में एक रैली भी आ जाए, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी गिरावट हुई है और सबका अटेंशन इन्फोसिस के ऊपर है और कई लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि अरे यार 1900 का स्टॉक 1200 में मिल रहा है यार, खरीद लो यार, इतना सस्ता, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है। तो कई लोग खरीदेंगे, जैसा कि आज हमें होता हुआ दिखा है। तो वो होगा, हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी एक रैली आएगी, लेकिन मेरे आकलन के हिसाब से इस स्टॉक का बॉटम अभी नहीं बना है। तो अगर हम देखें कि अगर इस स्टॉक में एंटर करना हो तो कौन सा जोन ठीक रहेगा, तो मैं तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि 970 से 970 to 1150 ये वो रेंज है जिसमें इसको हमें उस लेवल पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे पैसे वहाँ पर हमें लगा देने चाहिए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि स्टॉक 35% तो गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से। अब इसको ऑल टाइम हाई तक ले जाने के लिए यहाँ से कम 50% तक इसको चढ़ना पड़ेगा। और आप सोचिए, कंसिडरिंग द करंट ग्लोबल सिनेरियो, क्या इस स्टॉक में 50% का राइज अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में हो सकता है? क्या कोई स्टॉक इस साइज का, इतने बड़े मार्केट कैप का 1 साल में 50% का रिटर्न दे सकता है? तो आप मान के चलिए कि अगले 1-1.5 साल, 2 साल तक तो ये आपको जो है उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकता। तो अगर आपने इसे 1800-1900 लेवल पर खरीदा है तो आप मान के चलिए कि अगले 2-3 साल तक आपको इसमें प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। और यही हमारा लेसन है कि जब भी आप स्टॉक को हाई वैल्यूएशन पर खरीदते हैं तो उसमें वैल्यू नहीं होती है, रिस्क ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड के चांसेस कम होते हैं और सूनर देन लेटर आपके पोर्टफोलियोज जो है लॉस में आ जाते हैं और अच्छे खासे लॉस में आ जाते हैं। और जब आप अच्छी कंपनीज़ को, जिनमें डेट कम है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, उन स्टॉक्स को आप जो है करेक्शन, डीप करेक्शन पे खरीदते हैं तो आपके जो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेशक उसके बाद आपके प्राइजेस और भी गिर सकते हैं, लेकिन उनमें रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या इन्फोसिस में रिकवरी आएगी? ऑफ कोर्स आएगी, बिल्कुल आएगी। देखिए,
अगर आप इन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इन्फोसिस, टीसीएस, एक तो इनके पास कोई कर्जा नहीं है, इनके पास इतना फंड है कि अगर ये चाहें इनके कोई प्रोजेक्ट भी ना ले तो 2-3 साल तक ये सर्वाइव कर जाएंगे। इनके पास इतना फंड होता है। अब आप देखिए, ग्लोबल सिनेरियो तो खराब है और हो सकता है रिसेशन भी आ जाए, इनके बिजनेस भी डाउन हो जाए, शायद 20-30% कम भी हो जाए, दे विल सर्वाइव। अब उसको वो कैसे टैकल करेंगे? वो अपने लोगों को निकालना शुरू करेंगे, लोगों की सैलरीज कट करेंगे, वेरिएबल्स कट करेंगे, और ये हमने पास में कई बार देखा है। और ऐसे करके अपनी कंपनी को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे। साथ में उनकी जो मैनेजमेंट टीम है वो बैठेगी, वो नए नए स्ट्रैटेजाइज करेगी, नए नए प्रपोजल्स बनाएगी और क्लाइंट को लुभाएगी। दोस्तों देखिए, एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि दुनिया में अगर किसी भी बड़ी कंपनी को आउटसोर्सिंग करना होता है तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर बड़ी कंपनीज को देखिए तो गिन के 5-7 कंपनीज आती हैं, उसमें आपकी वही इन्फोसिस, टीसीएस, आईबीएम, कॉग्निजेंट और टू सम एक्सटेंट एचसीएल, विप्रो, तो यही कंपनियां हैं। तो अगर आईटी का काम चलने वाला है तो इन कंपनीज को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज बंद हो जाएंगी। तो एज ए शेयर होल्डर, एज एन इन्वेस्टर, हमें ये देखना है कि हम उसे अगर सस्ते प्राइस पर खरीदेंगे तो हमारे रिकवरी के चांसेस होंगे, अगर हम उसे महंगे प्राइस पे खरीदेंगे तो लेकर हम बैठे रहेंगे, हमारे प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। यही बस जो है सोच का खेल होता है इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, क्या आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं और क्या इस लेवल पर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं? ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। अब दोस्तों आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हमें अगर मई के महीने के लिए कोई ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनानी हो तो हम किस स्ट्रैटेजी में बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आपका कोई और प्राइमरी बिजनेस है और पार्ट टाइम आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है मार्केट को डे टू डे वॉच करना। और अगर आपने पोजीशन बना के छोड़ दी और कुछ उतार चढ़ाव हो गया, जैसा कि इन्फोसिस में हुआ, तो भाई वहाँ पे आपको लॉसेस हो जाएंगे। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि हमें कैलकुलेटेड रिस्क में काम करना चाहिए। अब इसका जो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ऑप्शन स्ट्रेटजीज होता है। और जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में शेयर करता हूं कि अगर आप नए हैं तो ऑप्शन स्ट्रेटजीज में काम करिए, हेजिंग के साथ काम करिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करिए। तो टाइम टू टाइम मैं स्ट्रेटजीज आपके पास लेकर आता हूं और मैं अब इस वीडियो में आपके साथ मई महीने के लिए एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। और मई महीना क्यों? क्योंकि एज अ न्यू ट्रेडर हमें अपने हाथ में थोड़ा टाइम रखना चाहिए। अगर आप अगले हफ्ते की एक्सपायरी की पोजीशन बनाएंगे तो क्या होगा? मान लीजिए मार्केट उल्टी तरफ चला गया, आपके हाथ में टाइम ही नहीं है, आपकी एक्सपायरी हो जाएगी, आपकी पोजीशन खत्म। लेकिन अगर आपके हाथ में टाइम होगा तो आपको, अगर आपका ट्रेंड का प्रेडिक्शन गलत भी हो गया तो उसमें करेक्शन का एक स्कोप होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक तरफा बढ़ता या चढ़ता नहीं है। हमने देखा किस तरीके से शार्प गिरावट हो रही थी मार्च में और उसके बाद हमें शानदार रिकवरी भी देखने को मिली। तो इस वजह से हाथ में टाइम लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा हमें रिस्क को भी कैलकुलेटेड लेना चाहिए। तो आइए मैं बिना डिले करे आपके साथ स्ट्रैटेजी को शेयर करता हूँ। तो देखिए, जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी को लेते हैं तो उस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रेंड का अंदाज़ा लेना पड़ता है कि हम किस ट्रेंड की तरफ बेट कर रहे हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजी में सिर्फ ट्रेंड ही सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन उसमें से एक फैक्टर ज़रूर ट्रेंड भी होता है। तो हम ट्रेंड जो है, जैसा कि मैंने आपके साथ कल के वीडियो में शेयर किया था कि इस वक्त हम बेयरिश मोड में हैं और हम बेयरिश स्ट्रैटेजी निफ्टी में बनाएंगे। तो ट्रेंड हमारा क्लियर हो गया कि हमें बेयर ट्रेंड लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी अगर हम देखें तो वोलेटिलिटी जो है इस वक्त, अगर हम मई की सीरीज़ को देखें तो वोलेटिलिटी अगर आईवीज को देखें तो 13 से 14% के आसपास चल रही है। और अगर हम करंट सीरीज़ की देखें, अप्रैल की देखें, तो वो थोड़ा कम दिख रही है। तो हमारे अंदाजे के हिसाब से वोलेटिलिटी भी 1-2% गिर सकती है। तो ऐसे में हमें जो है जिस तरीके की स्ट्रैटेजी इस मार्केट के लिए प्रेफर्ड होती है वो होती है नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी, यानी कि आपका जो प्रीमियम है, सेल का प्रीमियम बाय के प्रीमियम से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको टाइम डिके का फ़ायदा मिलेगा और वोलेटिलिटी के गिरने का फ़ायदा मिलेगा। तो हमें क्या पोजीशन हम बना सकते हैं मई के लिए? तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हमें 17,600 का कॉल 25 मई का
355 रुपीज़ पे उसको सेल करना है, ऑप्शन को सेल करना है, और 17,700 यानी कि उससे एक लेवल हायर स्ट्राइक को हमें बाय करना है 292 रुपये में। तो इसका जो प्राइस का डिफरेंस है दोनों ऑप्शंस का वो करीब 60 रुपीज़ का होगा। तो अगर इस स्ट्रेटजी को हम लेकर चलते हैं और मार्केट जैसा कि हमने अनुमान लगाया है कि अगर वो नीचे गिरता है, अगर हमारा ट्रेंड का प्रेडिक्शन सही होता है और वोलेटिलिटी का प्रेडिक्शन भी सही होता है, तो हमें 3,160 रुपीज़ तक का प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और अगर हम पूरी तरीके से गलत हो गए दोनों फ्रंट में, तो हमें 1,830 रुपीज़ तक का लॉस हो सकता है। तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड भी है और हमारे हाथ पे टाइम भी है, तो मेरे हिसाब से मई के महीने के लिए ये स्ट्रैटेजी ठीक होगी। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें कितना कैपिटल लगेगा? हमें इस स्ट्रैटेजी में 30,000 to 40,000 तक का कैपिटल लग सकता है अगर आज की डेट में हम इस प्राइस पर इसमें काम करें। अब आइए बात करते हैं कि अगर हमें इस पे काम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर तो आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तभी आपको इसमें एक्चुअल पोजीशंस बनाने का सोचना चाहिए। और उसके लिए क्या है कि जब आप पोजीशन बनाएंगे तो डेफिनेटली प्राइजेस तो चेंज होंगे। तो आपको ये देखना है कि वो जो दोनों ऑप्शंस के जो डिफरेंस है वो कितना वेरी करता है, क्योंकि उसी से आपके मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम गेन भी चेंज हो जाएगा। तो उसका जो गैप है दोनों ऑप्शंस का, वो हमें देखना है कि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ना हो। तो आप अगर इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है, आप किसी भी स्ट्रैटेजी बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं, उसमें इन दोनों पोजीशंस को डालिए, प्राइस को डालिए और वो सारी पिक्चर आपको दिखा देगा। और इसकी हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो एग्जिट स्ट्रैटेजी मैं एक जनरल जो आपको बताता हूं, अगर आप ट्रेंड को और आईवी को ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो एक जनरल क्राइटेरिया हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जितने का हमने रिस्क लिया है उससे ज़्यादा का प्रॉफिट हमें दिखता है तो हमें उसे बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेंड को और वोलेटिलिटी को ट्रैक करते हैं और समझते हैं तो उसके बेसिस पर भी डिसीजन लिया जा सकता है। अब दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि आपका कोई कोर्स हो तो आप बताइए, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमारा कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि कोर्स अगर मैं किसी दिन बनाऊंगा तो वो एक हाई क्वालिटी प्रैक्टिकल कोर्स बनाऊंगा जिसको यूज़ करके लोग जो हैं सच में मार्केट में सही तरीके से काम कर सकें। और अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कभी होता है तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक दूसरे सेट ऑफ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं कि सर, हमने कोर्स भी कर लिया, हमने किताबें भी पढ़ ली, हमने वीडियोस भी देख लिया, लेकिन हमसे पैसे नहीं बन रहे। हम कैसे पैसा को बनाएं, कैसे हम सही तरीके से ट्रेडिंग करें? ऐसे बहुत से लोग आते हैं। कई लोग मुझे आके ये भी कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, लेकिन हमें कोई सही तरीके से गाइड करने वाला नहीं है। तो ये सब मैं कई सालों से सुन रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा एक इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे हम इसको स्ट्रक्चर करें। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ आइडिया हैं और उसमें से एक चीज़ जिस लाइन पर मैं सोच रहा हूँ वो ये कि करीब 100 लोगों का एक मैं ग्रुप बनाऊँ, क्लब 100, और इसमें वही लोग हों जो वाकई में सीरियस हैं। मैं इसको फ्री नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ चीज़ें फ्री में की थी और मेरा एक्सपीरियंस उसमें अच्छा नहीं रहा। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें सीरियस लोग आएँ और वो मेंबरशिप परमानेंट नहीं होगी, वो रोटेशन के बेसिस पे होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो इस लाइन्स पे मैं सोच रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये ऑप्शंस में ही होगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर जो है अपना फीडबैक शेयर करिए। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आप हमारी ईमेल है care@bulltrack.in, उसमें भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, और हमें जो हमारे व्हाट्सएप जो चैट लाइन है उसमें भी आप हमसे इसके अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।